बच्चों, आज हम क्या पढ़े हैं? आज हम पढ़े हैं ब्लॉक 7 की पैथोलॉजी हीमेटोलॉजी में आरबीसी डिसऑर्डर्स। और हम लोगों ने स्टार्ट किए थे एनीमियाज ऑफ डिमिनिश एरिथ्रोपोइसिस, यानी कि ऐसे एनीमियाज जिनके अंदर एरिथ्रोपोइसिस यानी कि जो आरबीसी बनने का प्रोसेस होता है वो बहुत कम होता है या वो बहुत डिमिनिश होता है। इसकी वजह से आरबीसीज प्रॉपर बन नहीं सकते, प्रॉपर उनकी फॉर्मेशन नहीं हो पाती और बॉडी के अंदर एनीमिया डेवलप हो जाता है। तो हम लोग मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पढ़ रहे थे बच्चों। इसके अंदर हमने थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं, 2 एस्पेक्ट पढ़ने थे। एक हमने पढ़नी थी इसके अंदर फोलेट की डेफिशिएंसी, एक हमने इसके अंदर पढ़नी थी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। फोलेट डेफिशिएंसी हम लोगों ने पूरी कवर कर ली थी। हम लोगों ने इसकी कंबाइंड जो है ना वो पैथोजेनेसिस पढ़ी थी सबसे पहले, ठीक है। मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होते हैं, इसके 2 एस्पेक्ट होते हैं। हमने बात की थी कि इसके वजह से डीएनए सिंथेसिस या डीएनए एप्लीकेशन प्रॉपर्ली नहीं होती जब इनकी डेफिशिएंसी होती है। और जो सेल्स होते हैं, तमाम सेल्स ऑफ बोन मैरो ही वो अफेक्ट होते हैं, ज़्यादातर जो आरबीसीज हैं वो अफेक्ट होते हैं। फिर हम लोगों ने इसकी पैथोजेनेसिस की बात की थी। मैंने आप लोगों को ये बताया था 3 फैक्टर्स थे, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी, इन्फेक्टिव हिमेटोपोइसिस और पैनसाइटोपिनिया। फिर हम लोगों ने इसके कॉजेज डिस्कस किए थे फोलेट डेफिशिएंसी के, और हमने इसके फैक्टर्स डिस्कस किए थे, इसकी पैथोजेनेसिस डिस्कस की थी, इसके क्लिनिकल फीचर्स डिस्कस किए थे। फिर हमने B12 डेफिशिएंसी, कोबालामीन की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 के सोर्सेज डिस्कस किए थे और इसकी एब्जॉर्प्शन मैं आप लोगों को थोड़ी सी रिवाइज करा देती हूँ बच्चों। हम लोगों ने जैसे ही फूड में लिया विटामिन B12, तो माउथ में विटामिन B12 के साथ बाइंडिंग प्रोटीन थी। जब वो स्टमक में जाएगा तो स्टमक में विटामिन B12 और बाइंडिंग प्रोटीन के ऊपर पेप्टिक एसिड लगेगा। पेप्टिक एसिड विटामिन B12 और बाइंडिंग प्रोटीन को अलग अलग कर देगा, और विटामिन B12 और हिपैटोकॉरिन जो है ना वो स्लाइवरी प्रोटीन का यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन या डिओडिनम में जाएगा तो यहाँ पे पेंक्रियाटिक प्रोटीएजेस एक्ट करेंगे और विटामिन B12 अलग हो जाएगा, हिपैटोकॉरिन अलग हो जाएगा, और विटामिन B12 के साथ इंट्रिंसिक फैक्टर लग जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके एब्जॉर्प्शन के अंदर। फिर जब ये आइलियम के अंदर जाएगा तो विटामिन B12 के साथ इंट्रिंसिक फैक्टर था, इसके ऊपर एक्ट करेगा, इसके ऊपर एक्ट नहीं करेगा। ये विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर का जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्यूब्यूलिन के साथ अटैच जाएगा जो कि इसका रिसेप्टर होता है। फिर ये एंट्रोसाइट में आ जाएगा और एंट्रोसाइट से ये ट्रांसकोबालामीन और लिवर वगैरह में चला जाएगा जहाँ पे ये स्टोर होता रहेगा। तो आज हम लोगों ने इसकी क्या डिस्कस करनी है? आज हम लोगों ने इसकी डिस्कस करनी है पैथोजेनेसिस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है, जबकि इसके सोर्सेज इतने ज़्यादा हैं कि आप इसको बाहर से भी ले सकते हैं, आपके गट के फ्लोरा भी इसको सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। फिर आखिर क्यों इसकी डेफिशिएंसी हो रही है? तो हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास क्या आ जाता है? परनीशियस एनीमिया। अब परनीशियस एनीमिया हमारे पास एक ऐसी कंडीशन होती है, बेसिकली ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। एक ऑटो इम्यून यानी कि आपकी अपनी बॉडी के सेल्स, खासतौर पर इम्यून सेल्स आपकी अपनी बॉडी को इफेक्ट करने लग जाते हैं। सो हमारे पास जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा होता है इसके ऊपर ऑटो इम्यून अटैक स्टार्ट हो जाता है। जब गैस्ट्रिक म्यूकोजा के ऊपर ऑटो इम्यून अटैक होगा तो इंट्रिंसिक फैक्टर बॉडी से रिलीज नहीं होगा, बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। और जब इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगी। अगर हम इसी कंडीशन को हिस्टोलॉजिकली देखें तो आपको क्या नजर आता है? क्रोनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, यानी कि लॉस ऑफ पैराइटल सेल्स। बेसिकली जब पैराइटल सेल्स नहीं होंगे तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा, जब इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जब B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो जाएगा। अगर आप ऐसे पेशेंट्स के सीरम को देखो तो वहाँ पे आपको ऑटो एंटीबॉडीज़ दिखती हैं। ये ऑटो एंटीबॉडीज़ बेसिकली हमारे पास क्या कर रही होती हैं? या तो विटामिन B12 को इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड ही नहीं होने देती, या फिर विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर के कॉम्प्लेक्स को क्यूब्यूलिन रिसेप्टर के ऊपर बाइंड नहीं होने देती। दूसरा फैक्टर इसके अंदर क्या आ जाता है? गैस्ट्रेक्टमी। गैस्ट्रेक्टमी क्या होता है? बेसिकली गैस्ट्रेक्टमी होता है हमारे पास कि जिन पेशेंट्स के अंदर जो गैस्ट्रिक फंडिक म्यूकोजा होता है या स्टमक का कुछ पार्ट रिमूव किया होता है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा या इस तरह के पेशेंट्स के अंदर गैस्ट्रेक्टमी होती है, जिसके अंदर जो इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं उनका लॉस हो जाता है। यानी कि जब इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूसिंग सेल्स या पैराइटल सेल्स होंगी तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट है आइलियल डिसेक्शन। आइलियल डिसेक्शन का वही मतलब है कि जो आइलियम है उसका कुछ पार्ट आपने रिमूव कर दिया है। अब आइलियम भी अगर आपको याद हो तो यहाँ पे क्या होता है? क्यूब्यूलिन होता है, और इंट्रिंसिक फैक्टर और B12 के कॉम्प्लेक्स में क्यूब्यूलिन के साथ बाइंडना होता है। जब आइलियल डिसेक्शन हो जाएगी तो क्यूब्यूलिन भी खत्म हो जाएगा, क्यूब्यूलिन नहीं होगा तो इनका कॉम्प्लेक्स आपस में नहीं बनेगा। इसके अलावा कुछ कंडीशंस हैं बच्चों जिनमें आ जाता है हमारे पास क्रोन्स डिजीज, ट्रॉपिकल स्क्रू विपल डिजीज, इन्वायरमेंटल एंट्रोपैथी। बच्चों ये इसके ना बस आप लोग नाम याद कर लो, इसकी डिटेल में इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। इन डिजीज़ के अंदर भी वही बात है कि आईएम का जो फंक्शन होता है वो लॉस हो जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास आखिरी कंडीशन है कि जो बहुत ज़्यादा ओल्डर इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी एज बहुत ज़्यादा होती है उनके अंदर गैस्ट्रिक एट्रोफी नॉर्मल प्रोसेस होता है, नॉर्मल तो नहीं होता, मतलब कि एक डीजेनरेटिव चेंज होता है एजिंग का,
जिसकी वजह से ए क्लोरोहाइड या फिर HCl वगैरह कम प्रोड्यूस होते हैं, पेप्सिन वगैरह कम प्रोड्यूस होते हैं। आपको याद होगा कि पेप्सिन इंपॉर्टेंट होता है कि पेप्सिन क्या कर रहा होता है, बेसिकली बाइंडिंग प्रोटीन और B12 का जो कॉम्प्लेक्स था उसको अलग कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमने कौन कौन सी कॉजेज डिस्कस किए। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया परनीशियस एनीमिया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉज है। उसके अलावा गैस्ट्रेक्टमी है, आइलियल डिसेक्शन है, इसके अलावा ये कुछ कंडीशन है ओल्डर इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। अगर आपको सिनेरियो आएगा ना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि परनीशियस एनीमिया में से सवाल आएगा, वो आपको इस तरह सिनेरियो में बता सकता है कि उसके सीरम के अंदर, पेशेंट के सीरम के अंदर जो है ना वो ऑटो एंटीबॉडीज़ देखी गई हैं, या ऐसे मतलब वाज़ेह तौर पर परनीशियस एनीमिया का जिक्र तो वो नहीं करेगा, लेकिन इस तरह के हिंट आपको देगा। तो आप लोगों ने पहुंच जाना है कि इस पेशेंट के अंदर B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। अब आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि किसी भी मेटाबॉलिक डिफेक्ट की वजह से अगर विटामिन B12 डिफिशिएंसी का अनीमिया हो रहा है तो मुमकिन है कि साथ में फोलेट डिफिशिएंसी का अनीमिया भी हो। क्योंकि बच्चों आप लोगों को याद होगा कि हमारे पास जो फोलेट होता है वो डायहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर कन्वर्ट होता है। टेट्राहाइड्रोफोलेट क्या होती है, एक्टिव फॉर्म होती है फॉलिक एसिड की, बॉडी को यूटिलाइज इसको करना होता है। टेट्राहाइड्रोफोलेट की रिसाइकलिंग के लिए जो है ना वो B12 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यानी कि अगर B12 की कमी हो जाएगी तो टेट्राहाइड्रोफोलेट रिसाइकल नहीं हो पाएगा, टेट्राहाइड्रोफोलेट की कमी हो जाएगी तो वही फॉलिक एसिड नहीं होगा, फॉलिक एसिड नहीं होगा तो बॉडी के अंदर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम बाहर से फोलेट देना शुरू कर दें तो B12 की डिफिशिएंसी क्योर हो जाए। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखो फोलेट को विटामिन B12 चाहिए, विटामिन B12 को फोलेट नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी बंदे को B12 डिफिशिएंसी है तो बाहर से आप फोलेट जितना मर्जी देते ना है, कोई भी क्योर या कोई भी उसके अंदर ट्रीटमेंट का ये ऑप्शन नहीं है। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स आपको क्या नजर आएंगे, वही जो एनीमिया के नॉर्मल फीचर्स होते हैं, यानी कि पैलर होगा, ठीक है, फटीगेबिलिटी होगी, बंदा थकावट से थका हुआ रहेगा, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहेगी, उसको ठीक से सांस नहीं आ रहा होगा क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी। इसके अलावा इसके अंदर कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर भी हो सकता है, जॉन्डिस वगैरह ड्यू टू इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस, जो RBC के प्रिकर्सर्स डाई कर रहे थे उसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों बीफी रेड टंग, ठीक है। जिस तरह सोर टंग था उसके अंदर यहाँ पे होती है बीफी, ऐसे जुबान बिल्कुल ना बीफ की तरह लाल हुई हुई होती है और ये क्लिनिकली नज़र भी आता है। और इसकी वजह क्या होती है कि जो हमारे पास ओरोफेरेंजियल एपिथेलियम होता है उसके अंदर मेगेलोब्लास्टिक चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर जिसका सवाल आना है, जिसका MCQ आना है, वो है बच्चों आपके पास स्पाइनल कॉर्ड डिजीज़। इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि ये आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट कर रहा होता है, और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी के अंदर ये फीचर नहीं होता। बाकी सारे फीचर तो कॉमन ही है ना, बस इसका यही एक इंपॉर्टेंट और डिफरेंशिएटिंग फीचर है। इसको सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन भी बोलते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपके पास स्पाइनल कॉर्ड के, अगर आपको थोड़ी सी न्यूरो याद है तो स्पाइनल कॉर्ड के लैटरल और पोस्टीरियर कॉलम्स होते हैं, उन कॉलम्स के अंदर क्या हो जाती है डीजेनरेशन, या फिर एक्सॉन्स की क्या हो जाती है डीजेनरेशन, जिसकी वजह से इंसान को जो है ना वो न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस आती हैं, यानी कि उसको नमनेस होगी, ठीक है, टिंगलिंग होगी, उसको नमनेस होगी। इसके अलावा उसके हाथ और पाँव में जो है ना वो बर्निंग सेंसेशन होगी। इसके अलावा उसकी गेट वगैरह अनस्टेडी रहेगी, पोजीशन सेंसेशन को उसको पता नहीं होगा, वो ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक से चल नहीं पाएगा, लड़खड़ा रहा होगा, ठीक है। क्योंकि जो पोस्टीरियर और लैटरल कॉलम होते हैं ये आपके पास पोजीशन, वाइब्रेशन और मोटर फंक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जब इन्हीं की डीजनरेशन हो जाएगी, इनकी डीमाइलिनेशन हो जाएगी, तो फिर ये वाले सारे फीचर्स जो है ना वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसका ट्रीटमेंट ये है कि आपने पैरेंटली बाहर से विटामिन B12 देना होता है, यानी कि आपने ऑरली नहीं देना, आपने ऑरल के अलावा कोई रूट इख्तियार करना है। अब आपको इसमें फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी, ठीक है बच्चों, फाइंडिंग्स भी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनकी मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी जो है ना वो कंबाइंड इनकी मॉर्फोलॉजी है, विटामिन B12 हो या चाहे फोलेट हो, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे पढ़ाती हूँ। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो सीरम के अंदर विटामिन B12 होता है उसके लेवल्स आपको कम मिलेंगे जब आप कराएंगे। तो जो फोलेट लेवल होता है वो नॉर्मल होता है या ज़्यादा होता है बच्चों। इसकी वजह यह है कि एक फिनोमिना होता है मिथाइल ट्रैप, ठीक है, आपकी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ और ना ही आपके लेवल पे इसको समझने की इतनी ज़्यादा जरूरत है। बस इतना याद रखो कि इसके अंदर B12 के लेवल कम हो गए, फोलेट के लेवल नॉर्मली एलिवेटेड मिलेंगे, अनीमिया तो होगा ही होगा। इसके अलावा ल्यूकोपीनिया यानी कि WBCs की भी कमी मिलेगी। एक तो आपको RBCs की कमी मिल रही है, दूसरे WBCs की भी कमी मिल सकती है विद हाइपर सेगमेंटेड ग्रेनुलोसाइट, यानी कि WBCs के अंदर अगर आपको याद हो कि नॉर्मली क्या होता है, जैसे न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स के अंदर नॉर्मल क्या होता है 2 लोब्स होते हैं, 3 लोब्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर मोर देन 5 लोब्स आपको मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर MCV भी ज़्यादा आपको मिल रहा होता है, RBC भी बड़े बड़े मिल रहे होते हैं, न्यूट्रोफिल भी बड़े बड़े मिल रहे होते हैं। इसकी वजह ये होता है कि बच्चों जब हमारे पास होती है ना माइटोसिस डिविजन्स होती हैं, तो हर डिवीजन के बाद ना सेल का साइज़ छोटा हो जाता है जो उसका नॉर्मल साइज़ है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इतनी ज़्यादा माइटोसिस नहीं हो रही होती, इतनी ज़्यादा सेल डिवीजन नहीं हो रही होती, सेल्स होता है ना वो अपने मेच्योर और बिजार फॉर्म के अंदर ही रिलीज़ हो जाता है।
हाँ, अगर हम बाहर से B12 देते हैं तो ड्रामेटिक रेटिक रिस्पॉन्स आती है, यानी कि जैसे आप B12 देंगे आपको फ़ौरन से रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि बच्चों B12 की कमी थी, जैसे ही हमने वो कमी पूरी कर दी तो जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है, जो एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस है, जो आरबीसीज बनने का प्रोसेस है, वो फ़ौरन से चलना स्टार्ट कर देगा। तो ड्रामेटिक रेटिक रिस्पॉन्स यानी कि रेटिकुलोसाइट बढ़ जाएंगे। जब भी रेटिकुलोसाइट बढ़ते हैं इसका मतलब ये है कि बॉडी अनीमिया को कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रही है। और अगर किसी बंदे को परनीशियस एनीमिया तो जाहिर है ऑटो एंटीबॉडीज़ भी उसके सीना में मिलेंगे। अब हम इनकी कंबाइंड मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम देखते हैं बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो के अंदर आपको पता है हाइपर सेलुलर मेगैलोब्लास्टिक एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स मिलेंगे, ठीक है, यानी क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स जा रहे हैं, आरबीसीज जा रहे हैं, डब्ल्यूबीसीज जा रहे हैं, वो तो फौरन से टूट रहे हैं, तो बॉडी उनकी कमी को पूरा करने के लिए जल्दी जल्दी जो है ना वो बोन मैरो के अंदर सेल डिवीजन का प्रोसेस चला देगी, एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस चला देगी, लेकिन वो भी डिफेक्टिव ही होंगे। फिर हम देखते हैं आरबीसीज के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले तो इनके जो मेगैलोब्लास्ट यानी कि इनके जो प्रिकर्सर होते हैं उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। नॉर्मली जो होता है नॉर्मोब्लास्ट होता है, इसको हम बोलते हैं ये नॉर्मोब्लास्ट नहीं है, ये मेगैलोब्लास्ट है, क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है, इसका एमसीवी बहुत ज़्यादा होता है, एमसीएच भी ज़्यादा होता है। इसके अलावा इनका जो क्रोमेटिन होता है वो बड़ा डेलिकेट होता है और बड़ा फाइनली रेटिकुलेटेड होता है, यानी कि बहुत नाजुक सा क्रोमेटिन होता है जो कि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी को शो करा होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनकी न्यूक्लियस एक और पेस के ऊपर ग्रो कर रही होती है, इनका साइटोप्लाज्म एक और पेस के ऊपर ग्रो कर रहा होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म है वो दोनों एक ही रफ्तार से बन नहीं रहे होते। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है लार्ज एग शेप्ड मैक्रो ओवेलोसाइट, यानी कि जब ये आरबीसीज प्रिकर्सर की फॉर्म में थे तो मेगैलोब्लास्ट इनका साइज बहुत बड़ा था, और जब ये आए हैं सर्कुलेशन के अंदर आरबीसीज बन के तो मैक्रो ओवेलोसाइट यानी कि ओवल शेप। नॉर्मली क्या होती है बाइकन के शेप भी ख़राब हो गई, नॉर्मली क्या होते हैं बाइकन के यहाँ पे एग शेप है, शेप भी ख़राब हो गई। नॉर्मली इनका साइज़ स्मॉल होता है तो यहाँ पे लार्जनेस इनका साइज़ भी ख़राब हो गया। और नॉर्मली ये क्या होते हैं कि सेंट्रली इनका थोड़ा बहुत पैलर होता है तो ये हाइपर क्रोमिक हो गया, यहाँ पे वो पैलर भी ख़त्म हो गया, ठीक है बच्चों। डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें तो इसमें भी न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी होती है। इसके जो प्रिकर्सर्स होते हैं वो जॉइंट बन जाते हैं, यहाँ पे जॉइंट मेटामाइलोसाइट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, यानी कि मोर देन 5 लोब्स न्यूट्रोफिल्स के अंदर आपको नजर आएंगे। प्लेटलेट्स भी वही बिजार शेप्ड होते हैं, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियाई होते हैं, मिस शेपन प्लेटलेट्स होते हैं। बच्चों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप लोगों को ये समझ आ जाए। अगर आप लोगों को नहीं आता, कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा मैं आप लोगों को इसको एक दफ़ा बुक से भी रीड करवा देता हूँ कि कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो ख़त्म हो जाए। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को इसके अंदर से जो भी MCQs बनते हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट MCQs बता सकूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता सकूँ, और उम्मीद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। को बुक से भी दिखा देती हूँ। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हम लोगों ने कवर किया था, ठीक है। हमने इसको 2 एस्पेक्ट में कवर करना है, एक है फोलेट डेफिशिएंसी, दूसरी है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। ये दोनों विटामिन जो होते हैं ना वो डीएनए की सिंथेसिस के लिए, ठीक है, और डीएनए की बेस की सिंथेसिस के लिए, डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए चाहिए होते हैं। तो जब ये दोनों विटामिन नहीं होंगे तो हमारे पास क्या डेवलप हो जाएगा, एनीमिया डेवलप हो जाएगा। जो आरबीसीज होंगे उनका एमसीवी भी ज़्यादा होगा, एमसीएच भी उनका ज़्यादा होगा, ठीक है। यही मेटाबॉलिक डिफेक्ट की वजह से होता है। इनएडिक्वेट बायोसिंथेसिस होती है थायमिडीन की, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक होता है डीएनए का। यहाँ पर यही बात की हुई है। फिर मैंने आपको इसके 3 फीचर बताए थे, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी बताया था, इनफेक्टिव हेमाटोपोइसिस और पैनसाइटोपिनिया, ठीक है। मॉर्फोलॉजी मैं आपको एंड में बताती हूँ। सबसे पहले हमने बात की थी फोलेट पे फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की। इस पर हमने बात की थी कि ये इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक की वजह से हो रहा होता है, क्योंकि आपकी बॉडी खुद फॉलिक एसिड नहीं बना रही होती। तो आप अगर बाहर से भी नहीं ले रहे तो बॉडी में क्या डेवलप हो जाएगा, इसकी डेफिशिएंसी डेवलप हो जाएगी। 10 से 15 मिनट की कुकिंग से जो है ना ये फोलेट सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसके अलावा कौन कौन से जो ग्रुप होते हैं वो इसके इंक्रीज रिस्क होता है डेफिशिएंसी का, प्रेग्नेंट वुमेन है, एल्डरली हैं, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हैं, या जिनको हिमोलिटिक एनीमियाज वगैरह होते हैं, क्योंकि जो हिमोलिटिक क्रोनिक हिमोलिटिक एनीमियाज होते हैं उनमें क्या होता है कि आरबीसी की बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो रही होती है, और न्यू आरबीसीज बनाने के लिए फॉलिक एसिड चाहिए होता है। तो जल्दी जल्दी वो आरबीसीज बन रहे होते हैं, सारा फॉलिक एसिड वहाँ पर इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। फिर मैं आपको बताया था कि सीलिक डिजीज़ है, ट्रॉपिकल स्प्रू है, ये मैलअब्जॉर्प्टिव डिसऑर्डर हैं जो कि अफेक्ट कर रहे होते हैं इसकी एब्जॉर्प्शन को। फिर हमने इसकी पैथोजेनेसिस पढ़ी थी, जिसमें आपको पता है टेट्राहाइड्रोफोलेट इसकी एक्टिव फॉर्म होती है। डाईहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट की कन्वर्जन ज़रूरी होती है, और अगर वो कन्वर्जन नहीं हो रही तो ऑफ कोर्स आपकी बॉडी के अंदर फोलेट के लेवल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, डीएनए की सिंथेसिस और एप्लीकेशन नहीं होगी। फिर हमने इससे क्लिनिकल फीचर्स पढ़े थे। पहले तो यही होता है कि इंसीडियस ऑनसेट होता है, वीकनेस है, इजी फटीगेबिलिटी है, पैलर वगैरह होगा। और इसके अंदर हमने सॉर टंग के बारे में भी पढ़ा था, इसके अंदर कोई न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं आती। फिर कोबालामिन या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पढ़ी थी बच्चों, मैंने उसको बहुत डिटेल में इसकी एब्जॉर्प्शन वगैरह सारी आपको बताई है। और ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये 10th एडिशन है, 11th एडिशन से भी मैंने आपको इसकी जो डायग्राम है वो दिखाई है, बाकी चीज़ें तकरीबन सेम ही हैं,
ठीक हो गया। और फिर यहाँ पे ये बता रहा है कि 5 से 20 साल लगते हैं इसकी डेफिशिएंसी को डेवलप होने में, क्योंकि लिवर के अंदर इसके बहुत अच्छे से स्टोर्स होते हैं। फिर हमने इसकी पैथोजेनेसिस स्टडी की थी, इसके हमने कंडीशन स्टडी की थी कि कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर जो है ना मतलब क्या क्या कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से इसकी डेफिशिएंसी रहती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या था, पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया में हमारे पास क्या होता है, ऑटो इम्यून अटैक होता है। ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर की प्रोडक्शन को सप्रेस कर रही होती हैं। जब इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो इसकी एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर नहीं होगी। ठीक हो गया। और इसके अलावा बाकी कंडीशंस भी थी, गैस्ट्रेक्टमी है, आइलेट डिसेक्शन है, क्रोन्स डिजीज़ है, ट्रॉपिकल स्प्रू है, विपल डिजीज़ है, गैस्ट्रिक एट्रोफी वगैरह है। और फिर हमने यही बात की थी कि फोलेट के एडमिनिस्ट्रेशन से B12 की डेफिशिएंसी के सिम्टम इंप्रूव नहीं होते। क्लिनिकल फीचर बच्चों बाकी तो सारे इसके सेम ही है, पैलर है, फैटिगेबिलिटी है, ठीक है, जॉन्डिस है, बीफी रेड टंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पाइनल कॉर्ड डिजीज़ इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसमें नम्बनेस, टिंगलिंग, बर्निंग है। इसके अलावा अनस्टेडीनेस ऑफ गेट, लॉस ऑफ पोजीशन सेंसेशन है। फिर हमने इसकी फाइंडिंग्स देखी थी, कौन कौन सी फाइंडिंग्स मिलेगी आपको, सीरम के अंदर विटामिन B12 का लेवल कम मिलेगा, फोलेट का लेवल नॉर्मल या एलिवेटेड मिलेगा। इसके अलावा मैक्रोसिटिक एनीमिया है, ल्यूकोपीनिया है, हाइपर सेगमेंटेड ग्रेनुलोसाइट्स और ड्रामेटिक रेटिकुलोसाइट रिस्पॉन्स है। इसकी मॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है कि इसके अंदर MCV ज़्यादा होता है, 110 फेमटोलीटर से ज़्यादा होता है। ठीक है, जो बोन मैरो होता है उसके अंदर क्या फीचर आते हैं, हाइपर सेलुलर होता है, उसके अंदर मेगैलोब्लास्टिक एथेरॉइड प्रोजेंटर बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर हमने RBC की बात की थी, उसके प्रोजेंटर का साइज़ बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जो माइटोसिस होती हैं वो कंप्लीट नहीं हो रही होती। जैसे माइटोसिस होती जाती है साइज़ छोटा और नॉर्मल होता जाता है। अब इसके अंदर माइटोसिस बहुत कम होती हैं तो मेगैलोब्लास्ट साइज़ बड़ा होता है। डेलिकेट फाइनली रेटिकुलेटेड न्यूक्लियर क्रोमेटिन होता है। और इसके अलावा हमने फिर यहाँ बात की थी कि WBC का भी यही हाल होता है, इसके जो प्रिकर्सर होते हैं वो बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, जाइंट मेटामाइलोसाइट, बिजार शेप्ड होते हैं और हाइपर सेगमेंटेड होते हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रोफिल के अंदर जो लोब्स होती हैं वो 5 से ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, फिर नीचे ये लिखा हुआ है मैक्रोवेलोसाइट होते हैं, और जो आपके पास प्लेटलेट है उनके अंदर भी इस तरह के फीचर्स आते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। और ये बच्चों इसकी डायग्राम है, ये देखो यहाँ पे आपको न्यूट्रोफिल हाइपर सेगमेंटेड शो कराया हुआ है, और बाकी RBCs का साइज़ देखो कितना बड़ा है।